गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है राजस्थान की भूगोल की कक्षा में। आज हम राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो मृदा होती है उसको समझना ज़रूरी है। अगर परिभाषित स्तर की बात करें तो जो मृदा होती है वो जो पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों का जो असंगठित स्वरूप होता है उसी को हम मृदा के रूप में परिभाषित करते हैं। मृदा के कंपोजिशन या संरचना की बात करते हैं तो उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, जीवांश, जिसको कि हम ह्यूमस के नाम से जाना जाता है, उनको शामिल किया जाता है। और जब मृदा उत्पत्ति की बात करते हैं तो मृदा के ऊपर जो उसके स्रोत हैं, जिन चट्टानों के अपक्ष और अपर्दन की प्रक्रियाओं के द्वारा एक महीन मृदा का निर्माण होता है, उसमें उसकी जो पेरेंटल जो रॉक्स होती हैं उसकी संरचना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि जो मृदा होती है वो एक अपर्दित पदार्थ होती है जिसका निक्षेपण विभिन्न जो प्रक्रम होते हैं, जब हम प्रक्रमों की बात करते हैं तो जो वायु हो या पानी के द्वारा हो, उसका जो प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया जाता है, तो कई बार जिस क्षेत्र पर मृदा का निक्षेपण हुआ है वहाँ की संरचना से वो मेल नहीं खाती है। तो इस तरह का स्वरूप भी हमें देखने को मिलता है। राजस्थान का जब हमने भौगोलिक अध्ययन किया था तो उस भौगोलिक अध्ययन में यहाँ की जो संरचनाएं हैं, जो यहाँ की भूगर्भिक संरचनाएं हैं, उसमें व्यापक अंतर देखने को मिलता है। और यहाँ के जो भौगोलिक जो उच्चावच थे या भौगोलिक जो डिविजन्स जो हमने किए थे, तो विभिन्न भागों की जो जलवायु जो स्थितियाँ हैं, वहाँ पर वनस्पति का जो वितरण है, वहाँ की जो जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, उसमें व्यापक अंतर देखने को मिलता है। इस कारण विभिन्न क्षेत्रों की जो मृदा होती है उसकी संरचना में भी, उसके जो पेरेंटल जो स्रोत हैं मृदा के, उसमें व्यापक अंतर होने के कारण राजस्थान में मिट्टियों के वितरण और उसके अंदर जो विभिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। जिन क्षेत्रों के अंदर अपवा जो तंत्र प्रॉपर रूप से देखने को मिलता है, जहाँ नदियाँ का जो स्वरूप है वो सुनिश्चित एक प्रवाह तंत्र देखने को मिलता है, वहाँ पर जो जलोढ़ जो मृदा है, जो सर्वाधिक उपजाऊ जिस मृदा को माना जाता है, वो देखने को मिलती है, जो कि राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर जलोढ़ मृदा का जो वितरण है वो अधिक देखने को मिलता है। हमने आपको ये भी समझाया था कि जो हाड़ौती का जो पठार है या राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी जो भाग है, वहाँ पर लावा युक्त चट्टानों का जो वितरण है वो देखने को मिलता है। तो उन चट्टानों के अपक्ष और अपर्दन से सामान्यतः जो काली मृदा या लाल काली जो मिश्रित जो मृदा होती है वह स्वरूप भी देखने को यहाँ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ हम जब परिभाषित स्तर की हमने बात की तो मृदा बेसिकली एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसको सोलम कहते हैं, और जिसका अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो वो फर्श होता है, यानी जो सतह की जो बात होती है उसको उसमें शामिल करते हैं। भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो चट्टानों तथा वनस्पति जीव जंतुओं के अवशेषों के योग से बनती है वो मृदा कहलाती है, जैसा कि आपको हमने पूर्व में स्पष्ट किया। और जिस शाखा के अंदर मृदा का अध्ययन किया जाता है उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। जब आप भूगोल की उच्चतर कक्षाओं में जाते हैं, पीजी में जाते हैं, वहाँ पर जो मृदा विज्ञान है या पेडोलॉजी के ऊपर अलग से एक पेपर भी चलता है, लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेशन जब पर्याप्त है कि मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी जो विज्ञान है उसके अंतर्गत किया जाता है। जब एक सामान्य हम कंपोजिशन की बात करते हैं, एक संगठित संरचना की बात करते हैं मृदा के, तो उसमें 25% तो मृदा में वायु होती है, 25% जल होता है, 5% ऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं वो देखने को मिलते हैं,
और लगभग 45% जो होता है उसमें खनिज पदार्थों का जो है कंपोजिशन पाया जाता है। और वो खनिज पदार्थों की जो प्रकृति है वो उसकी जो मूल चट्टानें हैं जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, जो उसका स्रोत है, उस संरचना के ऊपर निर्भर करती है। राजस्थान की मिट्टियों का जो वर्गीकरण है, हम एक एक मिट्टी का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व इस नक्शे के अंदर, इस मानचित्र में है, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो विभिन्न भागों के अंदर जो मृदाएं पाई जाती हैं उसका वितरण विभिन्न भागों में किस तरह का देखने को मिलता है। जब हम पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रेतीली जो मिट्टी है उसका वितरण हमें अधिक देखने को मिलता है, जबकि जो अर्ध शुष्क भाग है, जो अरावली के पश्चिम और शुष्क जो मरुस्थल के मध्य में जो स्थिति रखता है, वहाँ भूरी और रेतीली जो मिट्टी है उसका वितरण पाया जाता है। जबकि जो लूनी नदी जब बाड़मेर के दक्षिण भाग और जालोर से होकर गुजरती है और वहाँ वो उसका जो बालोतरा के बाद जो पानी में एक सैलिनिटी की मात्रा बढ़ जाती है, बहुत बड़ा कारण ये है कि वहाँ जो मृदा और वहाँ पाए जाने वाली जो संरचनाएं हैं उसमें चूना जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है, इसीलिए उसका पानी यहाँ खारा हो जाता है। तो यहाँ जो लवणीय मृदा है वो हमें देखने को मिलती है, विशेषकर बाड़मेर का दक्षिण पूर्वी भाग और जालोर का पश्चिमी भाग। घग्गर का जो प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पर भूरी रेतीली कछारी मिट्टी हमें देखने को मिलती है। विशेषकर जो भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है उसका जो वितरण है यो गंगानगर के अंदर हमें अधिक देखने को मिलता है। अब जो हमारा अरावली वाला जो भाग है वहाँ पर हमें लाल पीली मिट्टी और जो राजस्थान का उत्तरी और उत्तरी पूर्वी जो भाग है जिसमें जयपुर, अलवर, धौलपुर का एरिया भी इसमें शामिल होता है, दौसा, वहाँ पर कछारी मिट्टी हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें उदयपुर की, डूंगरपुर की, तो वहाँ पर लाल लोमी मिट्टी देखने को मिलती है, जबकि दक्षिण के अंदर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग, भीलवाड़ा, वहाँ पर हमें जो मिश्रित जो लाल मिट्टी, मिश्रित लाल व काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है। जबकि जो हाड़ौती वाला जो भाग है, चाहे वो कोटा, बूंदी, बारा, वहाँ पर हमें मध्यम काली मिट्टी का वितरण देखने को मिलता है। भूरी रेतीली जो कछारी मिट्टी है वो अलवर के सुदूर उत्तरी पूर्वी भागों के अंदर भी उसका वितरण हमें देखने को मिलता है। इस मानचित्र से ये चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। ये आप देख पाते हैं, रेतीली मिट्टी, लवणीय, भूरी और रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, ये कछारी मिट्टी, और ये लाल पीली मिट्टी, लाल मिट्टी मिश्रित जो मिट्टी है, और ये मध्यम जो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। जो रेतीली जो बलुई मिट्टी है वो, जैसा कि हमने वितरण के में कहा कि राजस्थान का जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ उसका वितरण देखने को मिलता है। इस मृदा की ये प्रवृत्ति है या ये मिट्टी की जो संरचना की हम बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन चूंकि ये रेतीली मिट्टी है इसकी नमी धारण करने की क्षमता काफ़ी कम होती है। इसमें नमी अगर उपलब्ध होती है तो यहाँ मृदा के जो कण हैं उनका आकार बड़ा होता है, तो इसमें वाष्पोजन की प्रक्रियाएं भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो मृदा है वो बाजरे, गवार या जो मोटे अनाज होते हैं उनकी उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसीलिए अगर हम बाड़मेर में कहें तो राजस्थान का सर्वाधिक जो बाजरे के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो बाड़मेर में आता है। गवार का उत्पादन बीकानेर में होता है। लेकिन जब से इंदिरा गांधी कैनाल का विस्तार पश्चिमी राजस्थान में हुआ है तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से इस मृदा को भी काफ़ी उपजाऊ बना दिया गया है, और आज हनुमानगढ़, गंगानगर जैसे क्षेत्रों में कृषिगत उत्पादन में तेजी से वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। दूसरी जो मृदा है वो है भूरी रेतीली मिट्टी। जैसा मैंने कहा कि जो राजस्थान का अर्ध शुष्क भाग है जहाँ वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है, जिसको
अरावली के पश्चिम की ओर और जो शुष्क जो भाग है उसके मध्य में ये स्थित है। अब यहाँ जो ये जो मृदा है इसका जो वितरण है, अरावली के दोनों तरफ इसका वितरण हमें देखने को मिलता है और राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो मृदा हमारे को देखने को मिलती है वो भूरी रेतीली मिट्टी है। इनका जो मृदा के जो कणों का जो आकार होता है वो जो रेतीली या बलुई जो मिट्टी होती है उसकी तुलना में थोड़ा कम होता है, इसलिए इनकी जो आर्द्रता जो धारण करने की जो क्षमताएं होती हैं वो रेतीली मृदा की तुलना में अधिक होती है। इन मृदाओं के अंदर फॉस्फेट की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन यहाँ जो ऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स होते हैं, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं और नाइट्रोजन की जो है उपलब्धता कम होती है। और ये जो मृदा है भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर, राजस्थान के अंदर जो दलहनों का जो उत्पादन है काफ़ी अधिक इस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, चाहे वो नागौर हो चाहे वो बीकानेर हो। काली या मध्यम काली की मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में बात की तो जो ज्वालामुखी लावा या मैग्मा के जो अपक्षय और अपर्दन दोनों प्रक्रियाओं को यहाँ शामिल करेंगे, जिनको हम अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से अनाच्छादन कहा जाता है। वहाँ इन मृदाओं का निर्माण होता है, या ये कहें कि बेसाल्टिक जो रॉक्स होती हैं जिनका निर्माण मैग्मा के जमने से होता है, उनके अपक्षय और अपर्दन से इन मृदाओं का निर्माण हुआ है। इन मृदाओं का जो वितरण है वो हाड़ौती के पठार, कोटा, बूंदी, बारावाड़, झालावाड़ जिलों के अंदर देखने को मिलता है। इनके जो कण होते हैं सर्वाधिक बारीक होते हैं, इनकी जल धारण करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है और इसमें नमी लंबे समय तक संरक्षित रहती है, तो ये कृषिगत उत्पादन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होती है। इस मृदा की ये प्रवृत्ति होती है कि जैसे इसके अंदर बारिश से जल की उपलब्धता होती है, यह मृदा बिल्कुल लसलसी टाइप हो जाती है, गीली हो जाती है, और जब पानी की मात्रा या उपलब्धता कम होती है तो इसके अंदर दरारें पड़ जाती है। तो कई बार ये कहा जाता है कि जो काली मृदाएं स्वतः ही अपने आप को जल मतलब हल चला लेती है या उसके अंदर दरारें पड़ने से, इसलिए बीज डालने मात्र से भी इसके अंदर उत्पादन की जो प्रक्रियाएं हैं वो संपादित हो जाती हैं। इन मृदाओं की जो विशेषता जो है काली या मध्यम काली की बात करें, इसमें लोहा, इसके अंदर जो लोहे की उपलब्धता ज़्यादा होती है, इसलिए इसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क भी होता है। पोटास, फेरस, चूना, एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैविक पदार्थों की कमी देखने को मिलती है। ये अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो काली जो मृदा है वो महाराष्ट्र का जो पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी भाग या मध्य प्रदेश का जो पश्चिम भाग है वहाँ पर इसका अधिक वितरण देखने को मिलता है। और ये जो मृदा है कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए कभी कभी इसको कपासी मृदा या रैगुर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, अगर यहाँ कृषिगत उत्पादनों की बात करें, जो ये मध्यम और काली मृदा वाला जो क्षेत्र है, तो संतरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में झालावाड़ में होता है। सोयाबीन का उत्पादन बारावाड़, झालावाड़ में होता है। हरे धनिया की बात करें तो बारा और झालावाड़ में उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है। गन्ना निश्चित रूप से श्रीगंगानगर में ज़्यादा होता है, जहाँ पर भूरी रेतीली जो मृदा है उसका वितरण हमें देखने को मिलता है। अब लाल दोमट या लाल लोमी मृदा की बात करें तो इसका जो वितरण राजस्थान के अंदर, जैसा हमने मानचित्र में बताया कि राजसमंद, उदयपुर के दक्षिणी भाग और डूंगरपुर जिलों में यह मृदा कम उपजाऊ होती है। और इसके जो निर्माण के अंदर जब हमने पेरेंटल रॉक्स की बात की, जो उसमें ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। इन मृदाओं में लोहे के ऑक्साइड्स व पोटास की अधिकता होती है। लोहे के ऑक्साइड्स की मात्रा के कारण ही इन मृदाओं का जो कलर है वो लाल होता है। मक्का जैसी फसलों के लिए ये फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त है, लेकिन इस मृदा के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी हमें देखने को मिलती है। और राजस्थान के अंदर जो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ में और उदयपुर जिलों में होता है। लाल काली जो मृदा है, ये लाल दोमट और लाल लोमी की बात हमने की। लाल और काली जहाँ
मध्यम काली और काली मिट्टी और लाल दोमट का जहाँ एक संक्रमण जो क्षेत्र होता है, चाहे वो भीलवाड़ा हो, चित्तौड़गढ़ हो, प्रतापगढ़ हो या बांसवाड़ा हो, वहाँ पर लाल काली मृदा हमें देखने को मिलती है। लोहे की अधिकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस व कैल्शियम की कमी होती है। और इस मृदा के अंदर जैसा कि हमने बताया दोनों का एक मिश्रित रूप है, तो यह लाल और काली दोनों ही मृदाओं के संयुक्त गुण इन मृदाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये इस मृदा जो जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहाँ पर मक्का, भीलवाड़ा में, और अफीम का जो उत्पादन है इन क्षेत्रों में काफ़ी किया जाता है। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो अफीम है उसका उत्पादन चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। लाल पीली मिट्टी की बात करें तो इसका जो वितरण है सवाई माधोपुर, करौली और सिरोही जिलों में है। लोहे की ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका कलर लाल होता है। कार्बोनेट्स की इसमें कमी होती है। और जो सर्वाधिक जो उपजाऊ मृदा होती है, जिसको हम जलोढ़, जिसको कछारी या जिसको हम कोप मृदा, एलुवियल सोइल के नाम से जानते हैं, इसका जो वितरण है राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है उसमें देखने को मिलता है। जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाई माधोपुर जिलों में ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। इसके अंदर भी दो तरह की मृदाओं के अंदर इसका वर्गीकरण करते हैं, एक खादर होती है, एक बांगर होती है। खादर नवीन जो जलोढ़ मृदा होती है जो सर्वाधिक उत्पादन क्षमता रखती है उसको खादर कहते हैं। और जो बांगर होती है वो इन खादर मृदाओं की तुलना में पुरानी होती है, उच्च स्थलों में पाई जाती हैं। इन मृदाओं का अपरदन अधिक हुआ है तो इनकी उत्पादन क्षमता भी खादर मृदा की तुलना में कम होती है। जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन व पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन चूना, फास्फोरस व जीवांश की इसके अंदर कमी हमें देखने को मिलती है। भूरी, रेतीली, कछारी मृदा की हम बात करें तो यह जो मृदा है जैसे मैंने बताया नक्शे में भी कि अलवर के अंदर देखने को मिलती है। घग्गर का जो मैदानी क्षेत्र है, हनुमानगढ़ और गंगानगर, वहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर अभी राजस्थान की सर्वाधिक जो गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है, चावल का भी उत्पादन हनुमानगढ़, गंगानगर में किया जा रहा है। रबी की फसलों के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है, चाहे गेहूं हो, जो हो। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर ये विभिन्न प्रकार की जो मृदाएं हैं हमें देखने को मिलती हैं। अरावली के ढालों पर हम जो मृदा है उसको पर्वतीय मृदा कहते हैं, क्योंकि इन मृदाओं का पूर्णतः अभी एक उपजाऊ मृदा के रूप में विकास नहीं हुआ है, इसलिए ये कृषि या कृषिगत गतिविधियों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती। नागौर पाली क्षेत्रों के अंदर भूरी, रेतीली, पीली मृदा पाई जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि बाड़मेर और जालोर का जो लूनी, जो बालोतरा के बाद वाला जो क्षेत्र आता है, वहाँ जहाँ अत्यधिक सिंचाई जहाँ की जाती है वहाँ पर विशेषकर जो पश्चिमी राजस्थान, जो इंदिरा गांधी कैनाल वाला जो क्षेत्र है, और वहाँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर जिप्सम की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त होती है। तो अत्यधिक सिंचाई से उत्प्लवन के कारण जो खनिज पदार्थ जो होते हैं सतह पर आकर जम जाते हैं, जिसके कारण मृदा के अंदर लवणता व क्षारीयता की जो गुण है वो डेवलप हो जाते हैं। उससे जो मृदा है उसकी उर्वरक क्षमता के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में राजस्थान की विभिन्न मृदाओं के ऊपर चर्चा की। आगे मृदाओं की क्या समस्याएं होती हैं, मृदा सुधार के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, और राजस्थान के स्पेसिफिक मृदा नियोजन के लिए क्या रणनीतियां होनी चाहिए, उसके ऊपर हम जो नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।